Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Hasnain and you are watching AHP Brain Station. My dear students, today we are going to start our another topic, that is blood physiology, and in this lecture we will discuss about blood, composition of blood, and in composition of blood we will discuss about plasma proteins. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. व्हाट इज ब्लड? माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लड बेसिकली इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और फ्लूइड फॉर्म. माय डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो दो बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल बोन, कार्टिलेज, दीज आर in the form of solid and blood is in the form of liquid. My dear students, हम blood को fluid of life भी कहते हैं, fluid of growth भी कहते हैं और fluid of health भी कहते हैं. अगर हम fluid of life की बात करें तो my dear students, life के लिए सबसे जो important चीज़ है वो है respiration. respiration से ये मुराद है कि ऑक्सीजन का इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड का exhale करना. This is the respiration. This is necessary for a life. तो जब हम fluid of life कहते हैं ब्लड को, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लंग्स से ये ऑक्सीजन लेता है और इसे ऑक्सीजन को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ये कैरी करता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या करता है, लंग्स की तरफ कैरी करता है. इसलिए हम इसे कहते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ. माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं कि ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं, तो ग्रोथ के लिए माय डियर स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशन है ये एक की रोल प्ले करता है ग्रोथ में. क्या? न्यूट्रिएंट्स. तो ब्लड को इसलिए फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं क्योंकि it carries nutritive substances from digestive systems and hormones from endocrine gland to all the tissues. Next है fluid of health. My dear students, हम ब्लड को fluid of health इसलिए कहते हैं, देखें हेल्थ के लिए दो चीज़ें होती हैं. एक तो ये है कि इसे बीमारी से रोका जाए, दूसरा ये है कि इसमें जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम एक्सक्रीट किया जाए. तो ये दोनों तरह से काम करता है. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस. ये कैसे करता है? इसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो एक जर्म को मतलब के डिफरेंट वे में किल करते हैं, फेगोसाइट कर देते हैं. हम इंशाल्लाह इम्यूनिटी में ये पढ़ेंगे. और दूसरा ये काम ये करता है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या अनवांटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी तक मतलब कि ये ले जाता है. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की. सबसे पहले ब्लड की जो प्रॉपर्टी है वो उसका कलर है कि ब्लड किस कलर का होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लड इज रेड इन कलर. अब रेड की आगे दो टाइप्स हैं. एक है आर्टीरियल ब्लड की रंगत क्या होगी और दूसरा वेनस ब्लड की रंगत क्या होगी. हम जानते हैं कि आर्टीरियल ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेनस ब्लड जो होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो अगर हम आर्टेरियल ब्लड की बात करें तो इसकी जो रंगत होगी वो स्कारलेट रेड कलर होगा. ये एक रेड कलर की एक टाइप है. और अगर हम वेनस ब्लड की बात करें तो इसमें पर्पल रेड कलर होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम की, कि एक हेल्दी पर्सन में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक अडल्ट ह्यूमन में जो नॉर्मल वैल्यू है वॉल्यूम की वो है 5 लीटर. लेकिन इन अ न्यूबॉर्न बेबी इसे कहते हैं 28 डेज का जो बच्चा होता है, अंडर 28 डेज उसे हम न्यूबॉर्न कहते हैं. उसका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो होता है 450 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर. और ये
ड्यूरिंग ग्रोथ ये 5 लीटर तक पहुंच जाता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो मेल के मुकाबले में इनका जो वॉल्यूम होता है ये थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 4.5 लीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ब्लड है ये पूरे बॉडी वेट का 8% कंटेन करता है, weighing अबाउट 70 kg सॉरी। अगर एक हेल्दी अडल्ट का वजन है 70 किलोग्राम तो उसमें जो है ब्लड का 8% होगा वॉल्यूम। रिएक्शन एंड पीएच, blood is slightly alkaline and its pH is normal condition is 7.4. That is very important MCQ. Okay, what is pH of blood? That is 7.4. अल्कलाइन क्यों होता है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्यों होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड है 1.0522 टू 1.061। ब्लड सेल्स की ग्रेविटी है 1.092 से 1.101 एंड प्लाज्मा की ग्रेविटी है 1.022 टू 1.026। विस्कोसिटी, ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। इसकी वजह क्या है? इट इज मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। My dear students, this is the composition of blood. ब्लड में प्लाज्मा की ये कंपोजिशन है। प्लाज्मा बेसिकली हम कहते हैं कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा। अब इस प्लाज्मा की कंपोजिशन ये है। प्लाज्मा बेसिकली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसमें वाटर जो होता है 92 से 93% जो है ये वाटर होता है। इसमें गैसेस भी होती हैं और इसमें सॉलिड सब्सटेंसेस भी होते हैं। अब ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं ये 2 तरह से होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इंटरनल सिक्रीशन जिसमें हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अमोनिया, क्रिएटाइन, ज़ेंथाइन। ठीक है। और अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड, जितने भी ये आयंस हैं ये इसमें इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। और गैसेस की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह आ जाती है। तो दैट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें वाटर कंसिस्ट ऑफ 92 से 93%, जबकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो कंटेन करते हैं 7 to 8% ऑफ प्लाज्मा। ब्लड कंटेन्स द ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड द लिक्विड पोर्शन नाउन एज प्लाज्मा। हम ये पहले बात कर चुके हैं कि जो ब्लड है वो कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। अगर ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए तो बाकी प्लाज्मा बचेगा। ठीक है। और ब्लड सेल्स जो हैं इन्हें हम फॉर्म एलिमेंट्स भी कहते हैं। ब्लड सेल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इन द ब्लड। वन ऑफ देम इज रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। Second one is white blood cells or leukocytes, and third type of cell are platelets or thrombocytes. Hematocrit value. Volume of red blood cells expressed in percentage is called the hematocrit value or packed cell volume PCV. My dear students, hematocrit value कैसे आती है? If blood is collected in a hematocrit tube along with the suitable anticoagulant and centrifuged for 30 minutes. एक ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं हेमेटोक्रेटिक ट्यूब, उसमें एक सैंपल लिया जाता है ब्लड का, उसमें एक सूटेबल एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है और इसे सेंट्रीफ्यूग किया जाता है फॉर द 30 मिनट्स और इसकी स्पीड होती है 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट
3000 RPM। इसमें होता यह है, जब ये सेंट्रीफ्यूग होता है 30 मिनट्स तक, तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम, हैविंग अ क्लियर प्लाज्मा एट द टॉप। ये एक ट्यूब है, इसमें ये रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, और ये जो टॉप पोजीशन पे होगा वो होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा फॉर्म्स 55% and red blood cells form 45% of the blood. My dear students, this is the hematocrit value. Basically, hematocrit value, the volume of red blood cells expressed in percentage, is called hematocrit value. Plasma proteins. This is the main concentration of our lecture in this section. Plasma proteins. Plasma proteins are serum albumin, serum globulin, and fibrinogen. What is serum? Serum is basically clear straw-colored fluid that oozes from blood clot. When the blood is shed or collected in a container, it clots. In this process, the fibrinogen is converted into fibrin, and the blood cells are trapped in this fibrin, forming the blood clot. After about 45 minutes, serum oozes out of the blood clot. My dear students, serum basically होता क्या है? हम डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं ब्लड टेस्ट के, उसमें होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उसमें LFT, RFT, ये जितने भी सैंपल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरम जाते हैं। तो बेसिकली सीरम है क्या? इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, और ये बेसिकली एक ब्लड क्लॉट से ओज होता है। ठीक है, जब भी हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं कंटेनर में, तो वो क्या होता है, वो क्लॉट बन जाते हैं उसके। बेसिकली होता ये है कि इसमें जो फिब्रिनोजिन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, वो कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन में, एंड ब्लड सेल्स आर ट्रैप इन दिस फिब्रिन फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। और ये जो फिब्रिन है, इसमें जो ब्लड सेल है वो ट्रैप हो जाते हैं, जो कि क्लॉट बनाते हैं। अबाउट 45 मिनट के बाद सीरम जो है वो उन क्लॉट से ओजेस आउट हो जाता है। दिस इज द सीरम। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स इज नॉट फाउंड इन सीरम, तो दैट इज फिब्रिनोजिन। माय डियर स्टूडेंट, उसकी वजह यह है कि फिब्रिनोजिन जब एक क्लॉट बनता है, जब हम किसी भी ब्लड सैंपल को एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। क्लॉटिंग की बेसिकली वजह जो होती है वो फिब्रिन है। अब जो फिब्रिनोजिन होता है ब्लड में, वो कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, और फिब्रिन जो है उसमें जो ब्लड सेल हैं वो ट्रैप होते हैं और क्लॉट की शक्ल बना देते हैं। अब फिब्रिनोजिन है वो कन्वर्ट होगी फिब्रिन में, तो फिब्रिनोजिन सीरम में प्रेजेंट नहीं होगी। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूएचएस के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सीरम, दैट इज फिब्रिनोजिन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। माय डियर स्टूडेंट्स, एल्ब्यूमिन जो है, अगर इसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, दैट इज 69,000 मॉलिक्यूलर वेट। ग्लोबुलिन की है 1,56,000 मॉलिक्यूलर वेट, एंड फिब्रिनोजिन की अगर बात करें, दैट इज 4 लाख मॉलिक्यूलर वेट। Thus, the molecular weight of fibrinogen is greater than that of other two proteins. ये भी एमसीक्यूज है कि इनमें से किसकी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है प्लाज्मा प्रोटीन में से, दैट इज फिब्रिनोजिन। Oncotic pressure. Plasma proteins are responsible for the oncotic or osmotic pressure in the blood. Osmotic pressure exerted by proteins in the plasma is called colloidal osmotic pressure. Normally, it is about 25 millimeter of mercury. Albumin plays a major role in exerting oncotic pressure on albumin. अब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यह है
कि जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से एक्सर्ट होगा उसे हम कहते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और इसमें एल्ब्यूमिन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट करने में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज 1.026, हम पहले बात कर चुके हैं इसकी। बफर एक्शन, acceptance of hydrogen ion is called buffer action. The plasma proteins have 1/6 of total buffering action of the blood. My dear students, very important topic for MCQs, that is origin of plasma proteins. कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे प्रोडक्शन इनकी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रियो में, कि एम्ब्रियो में प्लाज्मा प्रोटीन्स का ओरिजिन क्या है। In embryonic stage, the plasma proteins are synthesized by the mesenchyme cells. The albumin is synthesized first and other proteins are synthesized later. The very most important point कि embryonic stage पे प्लाज्मा प्रोटीन mesenchyme cells में बनते हैं और सबसे पहले एल्ब्यूमिन बनता है, फिर क्या होता है, फिर अदर जो हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स वो बनती हैं। इन adults the plasma proteins are synthesized mainly from reticuloendothelial cells of liver. The plasma proteins are synthesized also from spleen, bone marrow, disintegrating blood cells and general tissue cells. Gamma globulin is synthesized from beta lymphocyte. My dear students, mesenchyme cells embryo में बेसिकली ये लूजली बाउंडेड सेल्स होते हैं जिससे कई टिश्यू निकलते हैं, यानी ओरिजिनेट होते हैं। लाइक अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन जो है वो मेसेनकाइम सेल से ओरिजिनेट होती है। तो एम्ब्रियो में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो मेसेनकाइम सेल से ओरिजिनेट होती हैं। और अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बेसिकली रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ लीवर में प्रोड्यूस होती हैं। अब ये जो रेटिकुलर एंडोथीलियल सेल्स हैं इसमें काफ़ी सेल्स आते हैं, जिसमें एंडोथीलियल सेल्स हैं, कॉपर सेल्स हैं, ठीक है, इनसे ओरिजिनेट होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसके अलावा स्प्लीन, बोन मैरो एंड डिसइंटीग्रेटिंग ब्लड सेल्स एंड जनरल टिश्यू सेल्स से भी ये प्लाज्मा प्रोटीन्स ओरिजिनेट होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूएचएस, which of the following plasma protein is not synthesized in liver? That is gamma globulin. Gamma globulin basically synthesized from beta lymphocytes. Sorry, B lymphocytes. This is not synthesized in liver. तो ये याद रखिएगा कि गैमा ग्लोबुलिन जो है वो बी लिम्फोसाइट से सिंथेसाइज होती है, ना के लिवर से। Function of plasma proteins, the most important topic of plasma protein, कि एक चीज है उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। माय डियर स्टूडेंट्स, जो फिब्रिनोजिन है इज इसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले काम ये है कि ब्लड की कोएगुलेशन में इनका किरदार होता है। सेकेंड रोल हम देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। गैमा ग्लोबुलिन्स जो अभी हमने बात की है बी लिम्फोसाइट से सिंथेसाइज होते हैं, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय एक्टिंग एज एंटीबॉडीज। दीज प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, गैमा ग्लोबुलिन्स को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। एंटीबॉडीज react with antigen of various microorganisms which cause disease like diphtheria, typhoid, streptococcal infections, mumps, influenza, measles, hepatitis, rubella, polio, जितने भी हैं इनके सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटीजेंस होते हैं और जो एंटीबॉडीज हैं ये रिएक्ट करती हैं उन एंटीजेंस के साथ और प्रिवेंट करते हैं वो डिजीज को। ठीक है, तो बेसिकली
अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म में गैमा ग्लोबुलिन्स जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इनका किरदार होता है। और अगर हम कोएगुलेशन की बात करें तो इसमें फिब्रिनोजेन का किरदार होता है। हर फंक्शन में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन काम करती है। रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। Plasma proteins are essential for the transport of various substances in the blood. Albumin, alpha globulins, and beta globulins are responsible for the transport of the hormones, enzymes, etc. My dear students, हमने 3 तरह से अभी तक पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कोएगुलेशन में। कोएगुलेशन में प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी यूज होती है? फिब्रिनोजेन। डिफेंस मैकेनिज्म में गैमा ग्लोबुलिन्स। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की जो टाइप्स हैं अल्फा और बीटा, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस में? इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। द अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स play an important role in the transport of metal in the blood also. Next, my dear students, viscosity of blood. Plasma proteins provide viscosity to the blood, which is important to maintain the blood pressure. Albumin provides maximum viscosity than the other plasma proteins. Bone marrow. My dear students, bone marrow is not part of plasma protein. लेकिन MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से बोन मैरो एक बड़ी अहमियत का हामिल है। बेसिकली बोन मैरो 2 टाइप्स के होते हैं, एक है रेड बोन मैरो और एक है येलो बोन मैरो। नेक्स्ट एक दो जो स्लाइड्स हैं ये MCQ's हैं जिन्हें मैंने समराइज करके लिखा हुआ। रेड बोन मैरो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हिमेटोपोएटिक टिश्यूज, लेकिन जो येलो बोन मैरो है मेनली मेड अप ऑफ पेयर्स। रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड मोस्ट ल्यूकोसाइट्स अराइज इन रेड बोन मैरो। जितने भी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं? रेड ब्लड सेल से। एट बर्थ all bone marrow are red. With the passage of time, it is converted into yellow. Red marrow mainly found in flat bones, ठीक है, लेकिन येलो जो मैरो है वो प्रेजेंट होता है मेड्यूलरी कैविटी। एक लॉन्ग बोन है, इसके अंदर एक इंटरनल हॉलो होता है इंटीरियर पार्ट, उसे हम कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी, उसमें ये प्रेजेंट होती है येलो मैरो। वे ऑफ क्वेश्चनिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड है इसमें मैंने बेसिकली वे ऑफ क्वेश्चनिंग रिलेटेड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स डिस्कस किए हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के मुतालिक सवाल किस तरह से आ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मोस्टली MCQs हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी की बेस पे आते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। हमने डिस्कस किए हैं 3-4, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन एक एक चीज़ को तो डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि टाइम की बचत होती है इसमें लेक्चर्स में। आपको कम वक्त में एक जामिया लेक्चर मतलब कि प्रोवाइड किया जाना हमारी कोशिश होती है, तो हर चीज़ को मतलब कि डिस्कस नहीं किया जाता। जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है वो डिस्कस की जाती है लेक्चर्स में। तो डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स के मुतालिक आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। फर्ज करें हमने अभी डिस्कस किया फंक्शंस को, तो हमने ट्रांसपोर्ट में देखा कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स की अल्फा और बीटा जो टाइप्स हैं वो बेसिकली दीज आर कंसर्न विद ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है डिफेंस सिस्टम, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होते हैं, तो डिफेंस सिस्टम्स में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स का रोल है उसके मुतालिक MCQs आ सकता है। रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ सकता है कि इन अडल्ट में प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ से जनरेट होती हैं, सॉरी सिंथेसाइज होती हैं, और इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। हमने ड्यूरिंग लेक्चर्स MCQs भी डिस्कस किए हैं कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें
तो मोस्टली इन अडल्ट प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं वो लीवर से सिंथेसाइज होती हैं, लेकिन हमने पढ़ा जो गैमा ग्लोबुलिन है वो लीवर से सिंथेसाइज नहीं होती बल्कि बी लिम्फोसाइट से सिंथेसाइज होती है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चनिंग है वो बेसिक इन नेचर है, मतलब कि इसमें सिनेरियो वगैरह मतलब कि नहीं पूछे जा सकते, और इसमें कोई भी जो वैल्यूज हैं, जैसे हमने ग्रेविटी की बात की है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन की होती है 1.026, ये बहुत ही कम पूछी जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें आपको और भी समझ आ जाएंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।